स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरा पहला लेक्चर में हम लोग कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन लॉस फंक्शंस। तो लॉस फंक्शन के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि इनका क्या मतलब है, व्हाई दे आर यूज्ड, बट इतने सारे नए नए तरह के लॉस फंक्शन L1, L2 क्रॉस एंट्रोपी सॉफ्टमैक्स से एल सॉफ्टमैक्स से ए सॉफ्टमैक्स, जैसे एंगुलर सॉफ्टमैक्स, और एंगुलर सॉफ्टमैक्स से हम एडिटिव मार्जिन सॉफ्टमैक्स, कॉस्ट फेस आ गया, कॉस्ट फेस का अपना सॉफ्टमैक्स था। तो ये जितनी चीजें हो रही हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू हैव स्टफ लाइक दिस, इतने सारे क्यों चाहिए और इनके क्या कारण है। ठीक है, आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा? यस दक्ष? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, so let's start कि is there anyone who don't understand हिंदी? हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदी नहीं समझता हो? कोई फॉरेन स्टूडेंट तो नहीं है? आई गेस वी ऑल आर, वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, ओके। तो मेरा सुपरवाइज लर्निंग फ्रेमवर्क आया। सुपरवाइज लर्निंग फ्रेमवर्क सभी को पता है, और उसमें हम लोग ने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन करने की बातें स्टार्ट की। आई वांटेड टू डू क्लासिफिकेशन और आई वांटेड टू रिग्रेशन। अच्छा, so given any data, whatever the data that we have, this is my data. Out of this data मैंने क्या बनाया? मैंने फीचर्स ले लिए। कैसे निकाले? ये CNN और किसी भी नेटवर्क से या किसी भी मशीन लर्निंग मॉड्यूल से मैंने अलग तरह के फीचर्स निकाले। इनको मैंने X नाम दे दिया। दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी डायमेंशनल फीचर। अगर ये D डायमेंशन के फीचर्स निकाले, सो योर X इज X1 X2 करके XD, ये वेक्टर हो गया। देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट टारगेट्स। टारगेट का मतलब है, चूंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है तो आपको हर एक्स के करस्पॉन्डिंग पता है कि इसका एक्चुअल लेबल क्या है। ये इसका लेबल हो गया वाई। फिर तीसरा हुआ कि प्रिडिक्शन। तो मेरे नेटवर्क ने या मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने जब इसको देखा तो उसने इसको प्रिडिक्ट किया, वाई हैड, दैट्स माय प्रिडिक्शन। और थीटा इज द पैरामीटर्स जो मैं लर्न करना चाहता हूँ। So basically what we wanted to learn a function। ये फंक्शन मुझे लर्न करना है जो कि x इनपुट में ले, मतलब फीचर इनपुट में ले, और उसकी क्लास को बता दे कि इसकी एक्चुअल क्लास क्या है। ये अगर मुझे फंक्शन लर्न करना है तो मैंने कहा ये फंक्शन को मैं कैसे लर्न करूं? तो मैंने कहा एक फंक्शन को मैं पैरामीटराइज कर देता हूं थीटा की फॉर्म में। तो मैंने ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को पैरामीटराइज किया थीटा में। अब किसी भी फंक्शन को अगर मैं थीटा में पैरामीटराइज करता हूं तो वो ही थीटा मुझे निकालना है जो थीटा x ले, और इस फंक्शन को ऐसे लर्न करो कि पैरामीटराइज्ड ओवर थीटा। तो ऐसे थीटा लर्न किए कि जब ये x इस फंक्शन या इस न्यूरल नेटवर्क या फिर इस मशीन लर्निंग मॉडल से पास होके बाहर आता है तो क्या देता है मुझे? ये मुझे ये देता है प्रिडिक्शन। सो x से मुझे x का प्रिडिक्टेड क्लास मिली, और एक्चुअल क्लास क्या है? y है एक्चुअल क्लास, जो कि हमने लिख दिया टारगेट, जो उसकी एक्चुअल क्लास ये है, प्रिडिक्टेड क्लास ये है। ठीक है, तो हमारी प्रिडिक्टेड क्लास आई है, आनी क्या चाहिए थी? ये। सो हम लोगों को एक चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसको कि हमने कहा ये हो गया मेरा लॉस फंक्शन। तो मेरा लॉस फंक्शन, जिसको कि मैंने कई बार क्राइटेरियन फंक्शन, लॉस फंक्शन, बहुत सारे नामों से इसको ट्रीट किया जाता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया जे थीटा, मानते हैं ये जे थीटा ये मेरा लॉस फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन मेरा y माइनस वाई हैट। सो y और y हैट के बीच का एक फंक्शन होगा कि भाई आना तो ये चाहिए था और आया ये, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इनके निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, तो लॉस फंक्शन इनके बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करता है, और ये जो डिफरेंस है ये बहुत सारे तरीकों से निकाला जा सकता है। बहरहाल, अगर आपने जे थीटा यहाँ पे कंप्यूट किया और ये कोई एक फंक्शन, यही फंक्शन है वो फंक्शन जिसके के ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं, इस फंक्शन जिसको कि हम लोग लॉस फंक्शन कह रहे हैं। तो मैंने कहा थीटा, जिसको कि हम पहले तो रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं, वी ऑल नो कि हम लोग थीटा लेते हैं और उसको रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं, और वो थीटा निकालने की कोशिश करते हैं हम, वो थीटा निकालने की कोशिश करते हैं जो जे थीटा को मिनिमाइज करता हो। दैट्स द आर्ग मीन ऑफ जे थीटा लिया, और वो थीटा निकालने की कोशिश करते हैं जो मेरे लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करे।
तो अगर मेरा जे थीटा का कर्व ये है, ये मेरा जे थीटा है, अगर मैं जे थीटा को प्लॉट करता हूँ, जे थीटा मान ले कि इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है और मैं उसके उल्टा डायरेक्शन में जाता हूँ, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ से नीचे नीचे करके लेके जा रहा है, तो बेसिकली हमने डेरिवेटिव निकाला जे थीटा, हमने जे थीटा का डेरिवेटिव निकाला किसके टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में, और उसके नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, और पूरी ताकत से ना बढ़ते हुए कैसे बढ़ते हैं, नीटा के साथ। ये हमारा लर्निंग रेट है, और हमारा जो न्यू सेट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं वो ओल्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स से कैसे अपडेट होते हैं, इससे, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ये है जिसमें कि आप थीटा को रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद जे थीटा को कंप्यूट करते हैं, जे थीटा का डिफरेंशियल निकालते हैं थीटा के टर्म्स में, और उसमें नीटा लर्निंग रेट जिसका की वैल्यू 0, 0.1, 0.11, 0.01 ऐसा एक लो लर्निंग रेट को रखते हैं, और फिर थीटा को मॉडिफाई करते हैं। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू थीटा। अगेन आप इस नए थीटा के रिस्पेक्ट में जे थीटा को वैल्यू को निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर इसे मॉडिफाई करते रहेंगे। तो ग्रेडियंट डिसेंट ये हुआ। ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी सैंपल वाइज, कि मैं एक एक सैंपल लूं और उसके करस्पॉन्डिंग लॉस को निकालूं, फिर ग्रेडियंट को निकालूं और पैरामीटर्स को चेंज करूं, या फिर फुल डेटा जिससे कि मैं सारा का सारा डेटा ले लूं और ग्रेडियंट को निकालूं उसका, और डेरिवेटिव निकालूं और उसके बाद पैरामीटर्स को अपडेट करूं, या फिर बैच वाइज कि मैं पूरे डेटा को बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, बैच नंबर 4 बैचेस में डिवाइड कर दूं, और बैचेस की टर्म्स में मैं इसको कंप्यूट करके पैरामीटर्स को अपडेट करूं। तो तीसरी जो टर्म है इसको कहते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें कि हम लोग पूरे डेटा पे ना काम करके या फिर सैंपल वाइज डेटा पे भी ना काम करके डेटा को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छी बात है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। नाउ इट कम्स की पहली पॉइंट कि इस लॉस फंक्शन जिसके के बारे में हमने बात की, ये जो लॉस फंक्शन है, सबसे पहले कोई भी आदमी आपसे कह सकता है कि ये L1 या L2 लॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको कि हम लोग MSE, जिसमें कि हमने बोला कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके 1/2 कर दिया, इसको MSE कहते हैं। और L1 जिसको कि MAE भी कहते हैं, मीन एवरेज एरर, या फिर मैनहट्टन डिस्टेंस भी कहते हैं, सब बहुत सारे नाम है, जिसमें कि y माइनस वाई हैट का ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो ये दो चीजों में हम लोग कहां से कहां तक पहुंचे कि भाई रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन होता है, उसके अंदर हम ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं, लेकिन आपको एक लॉस फंक्शन चुनना पड़ता है। और लॉस फंक्शन चूंकि यही तो निकालना चाहता है कि y और y हैट के बीच में कितना डिफरेंस है, तो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करके 1/2 कर दिया, एक ये, या फिर मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखी। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है मुझसे तुरंत, सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। हेलो सर। हाँ पूछिए। सर हमारा L1 लॉस बेटर होता है सर L2 लॉस? अभी उसी पे बात करेंगे। ओके सर। यहाँ पे हमारा और कोई किसी का क्वेश्चन है? सौरभ सहगल, आपको मैं यही बताना चाह रहा था। सौरभ सहगल, आप सुन रहे हैं? यस सर। हाँ सौरभ, आप देखें कि ये कोर्स में बहुत सारा प्री रिक्विजिट होगा जो मैंने बातें करी हैं जब मैंने पहला कोर्स पढ़ाया है। इसके यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई उसको पढ़ते हुए इसे पढ़ना चाहे, देन आई कैन टेल यू कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया ये मैं 2 लेक्चर में लगभग पढ़ाता हूँ। ओके तो ये सारी चीजों का डिटेल्ड की ये क्लासिफिकेशन क्या है, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, फीचर, टारगेट, थीटा, पैरामीटराइजेशन, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, लर्निंग रेट, जे थीटा के अलग अलग वेरिएशन, जे थीटा को डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं ना जब, तो ये सारी चीजें YouTube पे अवेलेबल है। बट ये चीजें हम यहाँ नहीं रिपीट करने वाले। अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो 2 तरीके हैं इनको पढ़ने का। पहला है कि आप मेरे YouTube के लेक्चर्स को डायरेक्टली सुन सकते हैं जाके अपने पेज पे, और वो लिंक YouTube पे अवेलेबल है हमारा, डीप लर्निंग फॉर ऑल करके चैनल पे। अदरवाइज दिलीप इज टीचिंग दिस कोर्स। अर्बन डेवलपमेंट में है ये तो।
नहीं मैं नहीं बता दूं मैं भी। ये आप म्यूट कर लेते तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। यस, तो सौरभ आप समझ गए मेरी बात? यस सर। या तो ये कोर्स दिलीप पढ़ा भी रहे हैं करंटली अपने पेज पे, तो एक्चुअली वो इसका प्री रिक्विजिट है। पहले मैं पढ़ाता था वो कोर्स, अब मैं ये वाला पढ़ा रहा हूँ, दिलीप इज टीचिंग दैट कोर्स। तो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स लोगों को होगा क्या कि मैं CNN RNN और ये और वो बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधा यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो आप दोनों तीनों तरीके जो आपको सूट करे वैसा आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, राइट। सो नाउ इट कम्स कि जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि L1 बेहतर है कि L2 बेहतर है, और यही पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने आए कि L1 और L2, जिसमें कि L1 ये है, L1 ये है और L2 ये है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे देर आर सर्टेन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, और ये जो रेड पॉइंट्स है इनके बीच में से एक लाइन जा रही है नीले रंग की, ये ओरिजिनल लाइन है। इस ओरिजिनल लाइन के करस्पॉन्डिंग आप देखें कि ये मिनिमम स्क्वायर फीट एक एरर है, जो कि अगर मैं देखूं कि सारे पॉइंट्स से MSE मतलब मेरा करंटली ओरिजिनल लाइन यहाँ पर है, और अगर मैं इस जगह पे जाके सारे पॉइंट्स से इसका लॉस निकालने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे, ये इतने डिस्टेंस पे, इसके लिए कम लॉस आएगा, इसके लिए कम आएगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा आएगा, इसके लिए भी ज्यादा आएगा, लेकिन ये एक आउटलायर है और जिसके लिए बहुत ही ज्यादा आएगा। तो होगा क्या कि MSE चूंकि स्क्वायर पे काम करता है, और अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये 20 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और होगा उससे ये कि जो MSE जो बाउंड्री लर्न करता है वो हैविली पेनलाइज करती है आउटलायर्स को, बल्कि उनके स्क्वायर पे काम करती है। तो अगर बहुत दूर है कोई आउटलायर तो वो हैविली पेनलाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे अभी मैंने क्लास में कहा कि टाइमिंग रखनी है। अब क्लास के अंदर यूजुअली तो जो क्रेडिटर होते हैं वो मेन होते हैं, और ऑडिटर्स जो होते हैं वो आउटलायर होते हैं, है ना? लेकिन अभी मेरे इस क्लास में क्या हो रहा है कि क्रेडिटर्स कम है, ऑडिटर बहुत ज्यादा है। और अगर ऑडिट, तो होगा ये कि अगर मैं एक कंसेंसस बनाऊं MSE के बेसिस पे, तो मोस्टली आउटलायर्स जो होंगे, सो आउटलायर्स जो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे सुबह रखना है या शाम को, और अगर मैंने MSE रखा तो आउटलायर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाऊंगा। और मैं ये बोलूंगा कि जो लोग भी मेरे टाइम से बहुत ज्यादा दूर है वो लोग बहुत ज्यादा एरर बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे और उनका स्क्वायर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जबकि इसकी एरर तो वैसे ही बहुत कम है, उसका स्क्वायर और भी कम होगा, इन लोग का स्क्वायर और भी कम होगा, जो लोग पास है उनका स्क्वायर और भी ज्यादा कम होगा। जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा ये प्लेन को वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें कि ये ओरिजिनल है और ये मेरा L2 है, तो अगर L2 ने क्या किया कि इस प्लेन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खिंचाने की कोशिश किया, क्यों? क्योंकि ये आउटलायर्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। तो L2 आउटलायर्स की तरफ चला गया। इसके जाने से क्या हुआ? जाने से हुआ ये कि इस एक बंदे को एकोमोडेट करने के चक्कर में ये इतने सारे लोगों जिनके की ये पास में था उन पॉइंट्स को ये मिस क्लासिफाई कर गया। अब क्या होगा कि ये इसके तो पास आ गया, लेकिन इन लोगों से बहुत दूर हो गया, तो फिर ये ऑक्सीलेट करके उधर भागेगा, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीलेट कर सकता है और आउटलायर्स के लिए। बदले उसके L1 क्या करता है? L1 इज जस्ट, यू कैन सी दैट इट्स एक्चुअली द y माइनस वाई हैट, सिंपल मतलब, और उसका उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये उतना ज्यादा आउटलायर्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। अगर 20 डिस्टेंस है तो ये 20 की वैल्यू पे ही काम कर रहा होगा, तो इसका 20 है, इसका 5 है, इसका 15 है, वट एवर, 5 10 15, और स्क्वायर नहीं हुआ, जिसके की कारण ये आउटलायर्स के लिए उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है L1, और L2 आउटलायर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। दिस इज वन इश्यू विद L2, एंड देयर इज अनदर इश्यू विच इज दैट, अगर अब आप देखें कि एक्चुअली L2 के साथ एक इशू ये बैठता है कि ये है L2, आप लोग देख रहे होंगे कि ये है L2 का डायग्राम। कोई ये भी पूछ सकता है कि ये L2 का डायग्राम ये क्यों है? आई एम सॉरी, दिस इज L1 का डायग्राम, ये L2 का फिगर है। L2 का फिगर ये क्यों है, ये सभी कोई बता सकता है? L2 का ऐसा क्यों है, ये हम लोग किसी से पूछ लेते हैं। L2 का ऐसा क्यों है ये बताएंगे हमें स्मृति, आप बता सकती हैं स्मृति, L2 का ऐसा क्यों है? नो आइडिया सर। ओके, वैभव आप बता सकते हैं? यस सर, क्योंकि उसका सर मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा पैराबोलिक है, इसीलिए उसका पैराबोलिक है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये स्क्वायर है ना L2, L2 में
MSE चल रहा है, ये बात हम लोग देख चुके हैं ना, ये स्क्वायर है तो ये यहाँ पर आ गया। ये बात आती है L2 इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था समझना, L1 में ऐसा क्यों है? वैभव तुम ही बताओ, L1 में ये ऐसा क्यों बन रहा है? सर चूंकि L1 पे हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है तो तुम्हारा नेगेटिव होती है सर, उसका ये एज एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग उसका सिमेट्रिक वैल्यू ले लेता है, तो इसीलिए इसका एज अ वी शेप में सर हो जाता है। एग्जैक्टली इसको देखने के बहुत से अच्छे अच्छे तरीके हैं, लोगों को पहले इस प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई ये L2 आया कैसे, L1 ये क्यों है, मॉड, जब मैं ये मॉड बना रहा हूँ वाई दिस इज L1, और ये उसकी आइसो है, आइसो सरफेस, जिसमें कि ये ऐसे और ऐसे और ऐसे करके बनेगा। आई रिक्वेस्ट दैट कि अदर्स को कि इस चीज को आराम से समय निकाल के देखें कि ये L1 ऐसा क्यों बनता है। एनीवेज इट इज वेरी इजी, आप ड्रॉ करके बनाए मॉड ऑफ y माइनस वाई हैट जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि आपको लॉस को डिफरेंशिएट करना है, और स्मूथ लॉसेस को डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान होता है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस जगह पर आकर के आप देखें कि ये स्मूथ है नहीं, दिस इज एक्चुअली स्मूथ, दिस इज नॉट स्मूथ। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि देयर आर सम पॉजिटिव्स विद L2 एंड सम पॉजिटिव्स विद L1, और इसीलिए एक नया लॉस और बनाया गया जिसको कि लोगों ने ह्यूबर लॉस का नाम दिया, जो कि इस ग्रीन से दिखा रखा है, विच इज वेरी सिमिलर टू near origin it becomes close or similar to L2, away origin it becomes close and similar to L1। तो आप देखें कि ये यहाँ पर आकर के ये ऐसा हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यस यहाँ पर ये स्मूथ भी है और आउटलायर्स के लिए उतना सेंसिटिव भी नहीं है। आप देखें ना कि जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जाएंगी आउटलायर्स के लिए ये संख्या, इसका स्लोप कितना ज्यादा होता जाएगा। एक्स स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलता है, ग्रेडियंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का ग्रेडियंट क्या होगा, ये भी हम लोग पूछ सकते हैं। सौरभ आप बताएंगे, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है यस सर। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन के साथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा? सर इट शुड बी लीनियर, बेसिकली इट शुड बी वेरिंग लीनियरली। हाँ बिल्कुल आपने सीखा, क्योंकि वो 2x आएगा ना, एक्स स्क्वायर का यस सर, यस डेरिवेटिव सर। 2x आएगा, और अगर आप एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करें और उसके बाद 2x को ड्रॉ करें तो आपको दिख जाएगा कि ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब है कि ये फंक्शन ग्रो कितनी तेजी से करता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर एक्स स्क्वायर एक कार है या मोटरसाइकिल है तो उसका डेरिवेटिव उसकी स्पीड बताता है कि कितनी तेजी से भाग सकती है वो कार। तो एक्स स्क्वायर अगर एक फंक्शन है तो उसका ग्रेडियंट या डेरिवेटिव में बताएगा कि आप कितना फास्ट उसको ग्रो करा सकते हैं। और फास्ट ग्रो होने का मतलब ये है कि अगर वैल्यूज 100 से 200 पे चली जाए, 100 से वैल्यू अगर 200 हो जाए तो एक्स स्क्वायर कितनी ज्यादा तेजी से उसको रिएक्ट करेगा। तो यही बात है, आपने यहाँ पर देखी कि डेरिवेटिव जो है, यस, सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज एक्चुअली वेरी हाई, और अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये डेरिवेटिव बहुत तेजी से वेरी करता है, और अगर बहुत तेजी से डेरिवेटिव वेरी करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये अपडेट्स बहुत फास्ट होंगी, ये अपडेट बहुत फास्ट होंगी तो क्या होगा, ये चीज जो है ये इधर की तरफ बहुत तेजी से मूव कर जाएगी, जो कि हम शायद बहुत बार नहीं चाहते होंगे। सो ये हमने बात किया L1 L2, बहुत ही सिंपल L1 L2 के बारे में बातें थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम, और वो भी इसी से रिलेटेड है कि अभी तो मैंने बात किया कि L2 का डेरिवेटिव बहुत ही फास्ट होता है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर थिंग, वो है L2 और क्रॉस एंट्रोपी के बीच का डिफरेंस। सभी को पता होगा कि L2 फंक्शन एक लॉस फंक्शन है, क्रॉस एंट्रोपी एक दूसरी तरह का लॉस फंक्शन है, और इन दोनों लॉस फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारा ग्राउंड ट्रूथ अगेन y है, जो हम बनाना चाहते हैं किसी भी क्लास के लिए। जब मैं x देखता हूं तो मैं मानता हूं कि उसकी क्लास y है, प्रिडिक्शन मेरा y हैट आ रहा है, और मेरे पास कितने पॉइंट है, m पॉइंट्स हैं, और अभी मैं m की वैल्यू 1 या सिंगल पॉइंट की बात करूंगा। तो मेरा MSE की डेफिनेशन ये हो गई, जिसमें मैं सारे के सारे पॉइंट्स पहले 1/m करता हूं और सारे के सारे पॉइंट्स का वो क्या आया और क्या आना चाहिए था का स्क्वायर कर देता हूं और ऐड करता चला जाता हूं। तो ये मेरा MSE आ गया। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या कहती है,
बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ये कहती है कि -1/m कर दो, yi log of yi hat plus 1 minus yi log of 1 minus yi hat. ओके, सो अगर मैं इसको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के लिए लिखता हूं तो ये y माइनस वाई हेड की क्या आना चाहिए था और क्या आया का होल स्क्वायर, या फिर क्या आना चाहिए था और क्या आया उसका लॉग ले लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात कि वो क्या लिखने की कोशिश करता है, वो ये लिखने की कोशिश करता है कि पहली वाली क्लास मतलब ग्राउंड ट्रूथ और लॉग ऑफ प्रेडिक्शन, एंड देन चूंकि 2 ही क्लासेस हैं तो अगर ये y है एक क्लास का तो दूसरी क्लास का क्या होगा 1 माइनस वाई, और अगर ये y हैट पहली क्लास का है तो y हैट प्रेडिक्शन क्या होगा 1 माइनस वाई हैट, और उसका लॉग ले लिया और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दैट इज अ क्रॉस एंट्रोपी। तो ये रिग्रेशन में इस्तेमाल होता है, ये क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉइंट इज दिस कि पहले तो ये जान लें कि ये यहाँ पे किसी का कोई इश्यू तो नहीं है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में किसी को कोई इश्यू है, ये बात हम लोग पूछ लेते हैं। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी किससे पूछा जाए? ऋतिक देव। यस सर। ऋतिक, ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी वाला फंडा आपको क्लियर है? कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। ये क्लियर है? आपने देखा Yes, ना sir. कि ये जो है 2 क्लासेस हैं, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये ग्राउंड ट्रूथ है और क्या आया तो उसका लॉग लगा करके, क्योंकि 2 डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं हमें और एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो ग्राउंड ट्रूथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक जिसमें कि हम लोग बता रहे हैं 0 1 1 और आया क्या 0 0 1। वैसे तो ये बाइनरी नहीं हुआ, 0 1 0 और आया क्या 1 0 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ये 0 लेंगे और इसका लॉग लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लेंगे और इसका लॉग लगा के मल्टीप्लाई करेंगे और 0 लेंगे और इसका लॉग लगा के मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। यस सर। तो ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आ गई और ये एमएसई आ गया। ठीक है ऋतिक, दिस इज फाइन। तो जब Yes, ये sir. मैंने दोनों चीजें फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये रिग्रेशन में लगता है, ये क्लासिफिकेशन में लगता है। पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन के केसेस पे, क्लासिफिकेशन आप समझ रहे हैं ना, जब मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास एक एक्स आता है और उस एक्स की मुझे क्लास बतानी पड़ती है कि वो कैट है कि वो डॉग है, और एक होता है कि एक्स आता है और मुझे क्या बताना पड़ता है एफ ऑफ एक्स। इन दोनों केसेस में फर्क है, इन दोनों ही केसेस में वही फर्क है जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पर दिखाया भी था कि आप यहाँ पे एफ एक्स निकाले थे तो ये रिग्रेशन था, और अगर यही एफ एक्स एक वैल्यू ना होकर के एक क्लास की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने लग जाए तो वो क्लासिफिकेशन हो जाता है। सो हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब क्लासिफिकेशन केसेस में एमएसई को इस्तेमाल करते हैं तो डू नॉट पीनलाइजेस मच द मिसक्लासिफिकेशन। ये पिनलाइज तो करता है, और अभी मैंने आपसे कहा था कि आउटलायर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बट यहाँ पर जो लोग मिस क्लासिफाई हो रहे हैं एमएससी उनको बहुत ही ज्यादा पेनलाइज नहीं करता। हालांकि इसकी पेनल्टी L1 या उनसे बेहतर है, तेज है, लेकिन हमें कई बार जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं और जरा सा भी वैल्यू चेंज होती है तो आपकी क्लास बदल जाएगी। मतलब आप कैट कह रहे थे और वो कैट के बदले अगर डॉग बताने लग जाए जरा से ही वेरिएशन में, विच मीन्स दैट कि मिस क्लासिफिकेशन के केसेस में हम लोग एक बड़ा लॉस चाहते होते हैं। और जब मैं कोई एक वेरिएबल प्रिडिक्ट करा रहा हूं कि x2 और fx प्रिडिक्ट कराओ, तो fx की वैल्यू अगर 2.3 आनी चाहिए और अगर 3.2 आ रहा है तो कोई बात नहीं, 1 से भी ज्यादा का डिफरेंस है, बट आप बोलोगे कि अरे ठीक है कोई इतना फर्क नहीं है, बिकॉज 2.3 माइनस 3.2 का स्क्वायर करो और निकाल के देखो कितना डिफरेंस आता है, 1.5 और वो स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स फाइन। बट अगर एक बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या क्लास चल रही है और क्लास में आप करो 2.3 की एक क्लास है और 3.3, तो यहाँ तो क्लास ही बदल जाएगी और क्या होगा कि वो कैट से चला जाएगा डॉग पे। और अगर ये क्लास इस तरह से चेंज होती है देन वी वांट अ वे सो दैट वी कैन पेनलाइज इट हैवीली। तो होता क्या है, लेट अस सी इट।
बहुत ही सिंपल सी चीज है कि MSE जो है मेरा दैट इज y माइनस वाई हेड का स्क्वायर। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो है वो y log y 1 माइनस वाई log 1 माइनस वाई। ये तो सभी को क्लियर है। चलिए इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक्सिस बना रखी है। ये इसके अंदर जब मैं इसी में y इक्वल टू 0 रख दूं, अगर मैं इसमें y इक्वल टू 0 रख दूं तो मेरा ये वाला जो ग्राफ बनता है ये समथिंग लाइक दिस बन रहा है, बिकॉज यहाँ y स्क्वायर बचेगा, y हैट स्क्वायर। अच्छा, और यदि मैं इसमें y इक्वल टू 1, y का मतलब है क्लास, तो मैंने 0th क्लास के लिए ये ग्राफ आता है और 1 क्लास के लिए ये ग्राफ आता है। जब मैंने y इक्वल टू 1 रखा तो ये वैल्यू y 1 माइनस वाई हैट का स्क्वायर। अगर मैंने ये दोनों ग्राफ को प्लॉट किया, ये आपके सामने ऐसे प्लॉट हो गया, अच्छी बात है। फिर मैंने BCE या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को प्लॉट किया जो कि यहाँ पर रखी हुई है, और जब मैंने y इक्वल टू 0 किया 0th क्लास के लिए तो ये आता है log ऑफ 1 माइनस वाई हैट। ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, और y इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। तो आपके सामने 4 ग्राफ बने हुए हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। Now let us take an example. ये आपके सामने हो रहा है, मतलब this is one type of law, this is another type of laws. We wanted to see that what is happening in both of this. And the point is that कि मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मेरे पास एक सैंपल था जिसका कि एक्चुअल सिंबल या एक्चुअल क्लास y इक्वल टू 0 था, उसे 0th क्लास बताना चाहिए था। बताने क्या लगा, वो बता रहा है 0.9। तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि बहुत ही गंदा काम कर रहा है, बहुत ही गलत आंसर दे रहा है, जबकि इनके बीच का डिस्टेंस 0.9 है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा जवाब नहीं दे रहा है। अच्छी बात है। तो अगर मैं इसका लॉस निकालू MSE से तो ये 0.9 का स्क्वायर आता है, दैट इज 0.81। और अगर मैं इसका क्रॉस एंट्रोपी से लॉस निकालूं, जो ये फॉर्मूला रखा हुआ है, क्रॉस एंट्रोपी से इसका लॉस निकालूं तो वो क्या आता है 2.3। अच्छा, ये कैसे निकला 2.3? ये सभी को आना चाहिए कि अगर ये y है और ये y हैट है तो ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी 2.3। ये वाला इसमें y की वैल्यू ये जाएगी, y हैट की वैल्यू ये जाएगी, और यू आर गोइंग टू गेट 2.3 आउट ऑफ दिस। अच्छी बात है। तो आपने एक चीज देखी कि जो लॉस आ रही है वो लॉस यहाँ पर कितना है 0.81, यहाँ पे कितना है 2.3। तो पहली बात, लॉस में बढ़ोतरी है और बड़ा लॉस आता है, बट लॉस की कोई खास बात नहीं थी। लॉस का डेरिवेटिव होता है जो कि सारा खेल खेलता है, और लॉस का डेरिवेटिव कितना आया? तो लॉस का डेरिवेटिव आप सभी समझते हैं कि MSE में लॉस का डेरिवेटिव क्या होगा। अभी हमने बात किया था कि 2 अगर y हैट का स्क्वायर है, y हैट का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 2y हैट आएगा। 2y हैट और y हैट की वैल्यू 0.9 है तो ये 1.8 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दैट। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा दिस थिंग, और इसका डेरिवेटिव क्या निकल करके आएगा, क्या निकाला जा सकता है इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y हैट मल्टीप्लाई एंड विद अ नेगेटिव साइन, है ना? यही आएगा ना इसका डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव अगर ये आता है और अगर y इसकी वैल्यू 0.9 है, तब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो ये 10 आता है। यू सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जो लॉसेस हैं MSE से ये आ रहा है क्या डिफरेंस पे। अगर 0 बोला था और बोला आपने 0.9 तो MSE आपको इतने से पेनलाइज करता है। ओके, क्रॉस एंट्रोपी आपको इतने से पेनलाइज करता है, लेकिन इनके ग्रेडियंट्स को देखें तो ये ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों माने रखता है? क्योंकि जब मैं लॉस को डिफरेंशिएट वेट से कर रहा हूँगा तो वो चेन रूल लगेगा उसमें, और लॉस पहले y हैट के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा और y हैट w के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा। और ये वैल्यू यहाँ से आ रही है 1.8 और ये वैल्यू यहाँ से पंप हो रही है 10। आप देखें कि वो क्लासिफिकेशन के लिए इस लॉस इस वैल्यू को कहेगा अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गलत काम आपने किया, एंड आई एम गोइंग टू हेवीली पेनलाइज एंड योर वेट्स नीड टू बी हेवीली चेंज्ड। MSE उतनी तेजी से नहीं चेंज कर रहा होगा, और इसके पीछे का मेन कारण यही है कि हम इसलिए भी MSE रिग्रेशन में लगाते हैं क्योंकि वहां पे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल में काम कर रहे होते हैं। वैल्यू 2.3 देन 2.4 देन 2.5 देन 2.7 जाती है, और क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट वेरिएबल पे चलता है। मतलब कैट के लिए अगर कैट की क्लास अगर 0 1 है तो डॉग की क्लास है 1 0,
तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में काम करता है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स में काम करता है, और इसीलिए स्मॉल एरर्स में लीड टू स्मॉल अपडेट्स। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी एरर है 1 या 2 या ऐसी कोई बड़ी एरर आती है, वो कहेगा नहीं नहीं, इतनी बड़ी एरर पे आई नीड टू गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। 21 लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बंतिका, आपको कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई। तो फिर अगली बात पे जाते हैं, और वो ये है कि बहुत ही सिंपल कुछ बातें, और मैं इन्हीं लॉसेस के बारे में, कि कई बार मल्टी क्लास होता है, कई बार मल्टी लेबल होता है। मल्टी क्लास में जैसे मेरे पास 3 क्लासेस हैं, क्या? सूरज, चांद और क्लाउड, सन, मून एंड क्लाउड। और मेरे पास एक सैंपल ये है, तो इसका क्लास क्या हो गई? ये। इसकी क्लास क्या हो गई? ये। इसकी क्लास क्या हो गई? ये। क्योंकि ये 3 इंडिविजुअल डिफरेंट क्लासेस हैं। मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक ही इमेज में दोनों चीजें हो सकती हैं, देन इट इज हैविंग, सो दिस इज एक्चुअली वन हॉट एनकोडेड, दिस इज नॉट वन हॉट एनकोडेड, बट इट्स हैविंग मल्टीपल क्लासेस एक्टिव इन द सेम क्लास। सो कई बार हमारा प्रॉब्लम मल्टी क्लास होती है, कई बार मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन भी होती है। सेकेंड थिंग इज दैट कि दिस इज माय सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। जो भी मेरा फंक्शन या जो भी मेरा आउटपुट आ रहा होता है, उसके ऊपर मैं लॉजिस्टिक फंक्शन या सिग्मॉइड फंक्शन, स्क्वैशिंग फंक्शन होता है, जिसको कि लगाता हूं एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। अदर तो सिग्मॉइड क्या करता है? सिग्मॉइड सबको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप मुझे कोई भी वैल्यू दें x, वो मैं इसमें डालूंगा तो ये मुझे वैल्यू क्या बताएगा? 0 से 1 के बीच में। हमेशा वैल्यू जो होगी या तो 0 और के 1 के बीच में होगी, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आप डालें। But so softmax function, this is my sigmoid activation function and this is our softmax function. softmax function के बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज कि softmax एक फंक्शन है, ना कि लॉस फंक्शन है। softmax itself is actually a function which combined with cross entropy to be seen as a loss function. तो जब मैं softmax एक्टिवेशन फंक्शन की बात, सॉरी, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन की बात करता हूं तो वो ये होता है, और सॉफ्ट मैक्स लॉस फंक्शन की बात करता हूं तो वो दिस एंड क्रॉस एंट्रोपी कंबाइंड। ये भी हम लोग आगे देख लेंगे। बहरहाल सॉफ्ट मैक्स भी सारी वैल्यूज को लेता है और 0 से 1 के बीच में कंबाइंड, 0 से 1 के बीच में स्क्वैश कर देता है, विच इज फाइन। वो तो ये भी कर रहा है, लेकिन सिग्मॉइड ये नहीं एंश्योर करता कि अगर मेरे पास 3 वैल्यू हैं और तीनों को मैंने let me show that कि अगर मेरे पास x1 के बदले s1, s2 और s3 है, और मैंने इसके ऊपर सिग्मॉइड लगाया, इसके ऊपर सिग्मॉइड लगाया, इसके ऊपर सिग्मॉइड लगाया, तो आई एम गोइंग टू गेट s1 डैश, s2 डैश एंड s3 डैश। इसका क्या मतलब है कि ये तीनों सिग्मॉइड से निकल के आएंगे और तीनों वैल्यू 0 से 1 के बीच में, लेकिन इनका जोड़ 1 के बराबर नहीं है। इनके जोड़ को 1 के बराबर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? हमें सॉफ्टमैक्स लगाना पड़ता है। सॉफ्टमैक्स क्या होता है? S1, S2 एंड S3। अगर इनके ऊपर मैंने सॉफ्टमैक्स लगा दिया तो आई एम गोइंग टू गेट E S1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ E S1 प्लस E S2 प्लस E S3। ये है हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ये है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन जब हम लोग लगाते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं कि वो एक्चुअल सब चीजों को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दे, सो दैट कि एडिंग ऑल ऑफ देम इज गोइंग टू गिव अस 1, तभी तो वो एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सो सॉफ्टमैक्स इज अ फंक्शन, not a loss function. It squashes everything between 0 and 1, so that adding all of them is going to give you 1. Okay, this is cross entropy for you. सिंपल मैंने आपके सामने फॉर्मूला दिखाया ही था कि अगर मेरे पास क्रॉस एंट्रोपी है तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास T1 है, T2 है, T3 है, ये ग्राउंड ट्रूथ है, और S1 है, S2 है, S3 है, ये मेरा प्रिडिक्टेड है। तो ऊपर वाले को डायरेक्टली लेंगे, नीचे वाले को लॉग लगा के लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और यहाँ पर रखते जाएंगे। तो इसको लिया, इसके साथ लॉग लगा के लिया, मल्टीप्लाई किया, और वैल्यू जो आई इसको लिया, आपस में इसके साथ लॉग लगा के मल्टीप्लाई किया, और इन तीनों वैल्यूज को यहाँ जोड़ दिया। दैट इज योर क्रॉस एंट्रोपी। ये हमें क्रॉस एंट्रोपी मिल गई। ओके,
बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के केस में सिर्फ दो ही क्लासेस होती हैं सिंपल, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक T1 अगर आता है एक क्लास का तो 1 माइनस T1 दूसरी क्लास के लिए होगा, तो दैट इज वाई यहाँ पे T1 आ रहा है तो 1 माइनस T1 दूसरी क्लास के लिए, अगर S1 आ रहा है तो 1 माइनस S1 दूसरी क्लास के लिए. दैट्स द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. एंड activation functions are pre-applied, maybe a sigmoid or softmax before applying cross entropy or binary cross entropy. इसीलिए ये बहुत सारे लोगों को this is several times not being clear that when you apply cross entropy, softmax is actually applied over your previous layer. तो यहाँ पे जो भी लेयर लगी थी जिससे आपका आउटपुट आ रहा था उसके ऊपर पहले सॉफ्टमैक्स लगता है और उसके बाद क्रॉस एंट्रोपी लगती है. तो सॉफ्टमैक्स ये है, क्रॉस एंट्रोपी ये है. ध्यान से देखें तो आपके ऊपर वो जो स्कोर्स आ रहे थे S1, S2 एंड सो ऑन, उनके ऊपर जब मैंने ये लगा दिया तो ये क्या कन्वर्ट कर दिया उसने, ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मेरा जो S1 था वो था 0.2 और मे बी S2 जो था वो 0.5 था और S3 था वो 0.9 था. ऐसा हो सकता है. देखिए इन तीनों का जोड़ 1 नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने इनको कन्वर्ट किया और सॉफ्टमैक्स लगा दिया तो S3 is going to get a very high value because it is anyway more than everyone, so that's going to be 0. So it is being let me write it correctly, E 0.9 divided by E 0.2 plus E 0.5 plus E 0.9, और ये वैल्यू जो है अगेन 0 से 1 के बीच में आएगी. लेकिन अगर आप S1, S2 और S3 तीनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा. तो आई गेस दैट दिस इज आल्सो नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सॉफ्टमैक्स जो है वो मेरा कैसे लगता है क्रॉस एंट्रोपी के बाद में. ओके, यस. सो यू कैन सी दैट कि Fs जो है वो ये फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो मेरे स्कोर फैक्टर के ऊपर, स्कोर वेक्टर के ऊपर मेरा सॉफ्टमैक्स लग रहा है और क्रॉस एंट्रोपी उसके ऊपर लग रही है. इसलिए यहाँ पर SI के बदले F ऑफ SI सीधा आ रहा है, बिकॉज मैं डायरेक्टली इन पे काम नहीं करता, SI पे मैं उनके सॉफ्टमैक्स वर्जन पे काम करता हूँ. सो दिस कैन एक्चुअली बी इक्विवेलेंटली कंबाइनिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन एक्चुअली बी इक्विवेलेंटली बीइंग रिटन एज दिस. तो क्रॉस एंट्रोपी is actually minus log of this thing. Here SP is what? SP is the score for our positive class. Of course, क्योंकि पॉजिटिव क्लास के लिए ही TI की वैल्यू 1 होगी और वही चीज बची रहेगी, बाकी सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी क्योंकि 1 हॉट एनकोडेड है. 1 हॉट एनकोडेड है तो जो पॉजिटिव क्लास है उसी के लिए, जैसे 0 1 0, तो इसमें सेकंड क्लास पॉजिटिव है तो S2 बचा रहेगा, बाकी सारे हट जाएंगे क्योंकि ये तो सब 0 0 मल्टीप्लाई होंगे ना यहाँ पे. So you are going to get cross entropy as this. यहाँ पे किसी को कोई इश्यू है? Any problem? S18002 आपको कोई इश्यू है? S18002? नहीं सर, इट्स फाइन. आपका क्या नाम है? सर मोहाना. ओह, ये तो मोहाना है. ओके. मानवेंद्र, आपको कोई इश्यू है? नो सर. नो प्रॉब्लम्स, अंडरस्टूड. सिंपल चीजें चल रही हैं ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे जो मुझे पढ़ाना है वो सारा बेस लेने वाला है, इसके बाद ही हम वो मेन चीज बता पाएंगे. अगले 2 मिनट में मैं क्लास खत्म करने वाला हूं बिकॉज अवर टाइम इज ओवर. यू मे बी हैविंग अदर क्लासेस. यस. सो ये वाली चीज हमने सिंपल क्या दिखाई कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से आ रही हैं. सो क्रॉस एंट्रोपी डायरेक्टली नहीं लगती है, सॉफ्टमैक्स पे लगती है. और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के ऊपर या फिर क्रॉस एंट्रोपी के ऊपर आपका जो ये वैल्यू आई, क्रॉस एंट्रोपी की वैल्यू ये आई, ये क्रॉस एंट्रोपी की वैल्यू के ऊपर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू माय एसपी, बिकॉज मुझे स्कोर्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं. मैंने आपको पीछे भी दिखाया था. और ये जो स्कोर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, चेन रूल लगता है, और ये पीछे जाकर के वेट्स के टर्म्स में तभी डिफरेंशिएट हो पाता है. क्योंकि जब मेरे पास यहाँ पे लॉस आता है तो इस लॉस को मैं सबसे पहले सॉफ्टमैक्स के या इन स्कोर्स के टर्म्स में डिफरेंस, यहाँ पर जो मुझे स्कोर्स मिल रहे होते हैं उनके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर यहाँ. ये चीजें पीछे जाते जाते तब इसमें वेट्स आते हैं. सॉफ्टमैक्स में तो कोई वेट होता नहीं है.
वेट्स पीछे होते हैं, तो तब ये तो पहले स्कोर के टर्म्स में डिफरेंशिएट होता है, फिर वेट्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट होता है, और ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो ये वाली एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये सभी लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में करके आए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में कि क्या है वो एक्सरसाइज। प्लीज राइट इट डाउन दैट सीई, मेरा क्रॉस एंट्रोपी जो लॉस है, दैट इज दिस। सभी को ये समझ में आ गया कि मेरा क्रॉस एंट्रोपी लॉस माइनस लॉग ऑफ ESP डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ J to C फॉर ऑल क्लासेस ESJ। ये है, ये तो सभी को क्लियर है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू SP, तो मैंने क्रॉस एंट्रोपी लॉस को, ये जो भी मेरा लॉस आया, इसको डिफरेंशिएट किया SP की टर्म्स में, तो ये आ गया। और SP इज द पॉजिटिव क्लास, और अगर मैं नेगेटिव क्लास के वेट्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो 0 नहीं आएगा। व्हाई? ये कौन बताएगा? ये वाली बात भी चलिए पूछ लेते हैं। प्रीति आप बता सकती हैं? प्रीति आप सुन रही हैं? Yes, sir. क्वेश्चन इज दिस कि ये CE जो है ये डिफरेंशिएट होगा SP की टर्म्स में, ठीक है? Yes, sir. तो हम इसको डिफरेंशिएट करके ये निकालेंगे, ये तो पहला क्वेश्चन है, निकाल लिया जाए। लेकिन इसी को अगर मैं SP के बदले SN या नेगेटिव क्लास की टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये वैल्यू 0 आएगी। ये डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में जो ये हमने लिखा है, क्या ये 0 आएगा? और अगर 0 नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? कोई भी जवाब दे सकता है। सर हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। Hello. सर क्योंकि नीचे समेशन ऑफ e टू द पावर बिल्कुल ही SJ है आपने जो सही कि, बात बोल दी है। कौन बोल रहा है? नाम बताइए अपना। सर आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता, वेरी गुड। और एक और बंदा बोल रहा था, आपका क्या नाम है? आप बोल सकते हैं। सर मैं बोल रहा, मानवेंद्र बोल रहा सर। मानवेंद्र, हाँ आप भी बोलिए। हेलो। बोलिए सर वही बोलिए। है, सॉफ्टवेयर से तो पहले इसको 0 to 1 के अंदर स्केल कर दिया था, तो मतलब पॉइंट इज दिस कि यहाँ नीचे मैंने अभी बताया, यहाँ पर इस जगह पे नेगेटिव क्लासेस बैठी हुई हैं, और ये सिर्फ पॉजिटिव क्लास पे नहीं डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव क्लासेस हैं, तो जब आप इसका डेरिवेटिव SP की टर्म्स में निकालेंगे तो ये निकलेगा, और जब आप उसका SN की टर्म्स में निकालेंगे तो चूंकि वहां पे ESP डिवाइडेड बाय ESP प्लस ऑल ऑफ ESN चल रहा होगा, एक ही ESN नहीं होगा, सारी ESN, तो ये सबके डिफरेंशिएशन में ये रोल प्ले करेगा। तो पॉजिटिव क्लासेस के लिए ये डेरिवेटिव आता है, नेगेटिव के लिए ये डेरिवेटिव आता है। आई रिक्वेस्ट दैट कि आप लोग इसको लिख लें और ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में करके आए। यस, सो वी आर डन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर very important, first we will talk about CMEs, then we will talk about, in CMEs we will talk about hinge, contrastive and triplet type of loss, and then from there we see that कि problems हुई क्या जिसके की कारण से हमें focal loss, हमें center loss, हमें modified softmax, हमें angular softmax, हमें additive margin softmax, और हमें cos face, sphere face, ऐसे सब लॉसेस, अलग अलग तरह के लॉसेस बनाने पड़े और उनके क्या फायदे और नुकसान है। दिस वाज द प्री-रिक्विजिट और द बैकग्राउंड फॉर दिस। आई गेस दैट यू ऑल हैव सीन दिस। प्लीज डू इट। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको